हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है डेथ विस्परर। यह थाई हॉरर मूवी 2023 में रिलीज हुई थी और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 5.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। मेरे 1 के सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए तो देर नहीं करते और बढ़ते अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देख पाते हैं जो मार्केट में अपनी खेती की चीजें को बेच खोज करने गए थे ताकि उन्हें थोड़े पैसे मिल जाए अपनी बेटी नाट के इलाज के लिए। और जब वो घर लौट कर आ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में ही अपनी बच्ची नाट के रोने की आवाजें आने लगती हैं जो काफी दर्द में थी। तब दोनों भागते दौड़ते किसी तरह घर लौटकर जब आते भी हैं तब घर पहुंचते पहुंचते नाट की हालत और भी ज्यादा गंभीर होने लगी थी। नाट का पेट अचानक से फूलने लगा था और देखते ही देखते उसका गला भी फूलने लगता है और उसके शरीर के सारे सुराखों से खून बहुत ही ज्यादा निकलने लगता है और बस कुछ ही देर तड़पने के बाद नाट की डेथ हो जाती है। सीन यहीं पर कट होता है और फिर हमें एक हैप्पी फैमिली को दिखाया जाता है जो पेशे से फेमस थे और उसी गांव के आसपास थे। और इस कपल के कुल मिलाकर 6 बच्चे थे, 3 बेटे और 3 बेटियां। इस कपल में से महिला मुखिया का नाम था येन, जिसके बड़े बेटे का नाम था याक, जिसके बाद आता है यॉड और फिर यॉस। और बेटियों में से बड़ी बेटी का नाम था याड और फिर आती है याम और सबसे छोटी थी यी। और बाकी सारी बहनों में तो हमें लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है, लेकिन इनका बॉन्ड एकदम से स्ट्रॉन्ग और प्यार भरा था। काम के लिए भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। और वैसे तो ये सारे सिबलिंग्स साथ ही रहते थे, लेकिन इनका बड़ा भाई याक उनके साथ में नहीं था, जिन्हें उसकी बहनें बहुत ही ज्यादा मिस करती थी क्योंकि वो चला गया था आर्मी ज्वाइन करने के लिए और शायद वो 1-2 दिन में घर लौटने ही वाला था। लेकिन उसकी बहनें उसे बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी, इसलिए क्योंकि ये लोग जा रहे थे फेयर में। इनकी माँ तब इन्हें स्कूल से जल्दी आने के लिए बोलती है, मेले में जाने के लिए। तीनों तब तैयार होकर स्कूल के लिए निकल लेती है जहाँ पर इन्हें पैदल ही बस पकड़ने जाना था। तब इनके रास्ते में एक विशाल पेड़ मिलता है और शायद ये लोग वहाँ से रोज गुजरती हैं। लेकिन आज ये को वहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल नजर आता है और वो तब उसे खड़े होकर देखने ही लगती है। दोनों बहनें थोड़ी दूरी पर थी, इसलिए वो कुछ समझ ही नहीं पाई। और बहनन का पेड़ तो दिखता ही है डरावना। ये के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था, लेकिन वो इसके बारे में अपने बहनों को कुछ भी नहीं बताती और सब वहाँ से निकल लेती है बस पकड़ने के लिए। सीन कट होता है और हम याम को उसके क्लासमेट के साथ में क्लास को क्लीन करते हुए देखते हैं क्योंकि आज स्कूल का लास्ट डे था। तब याम को एक डेस्क में एक ड्राइंग मिलती है जो किसी बच्चे ने ड्रॉ करी थी और ये उन्हें काफी ज्यादा डरावनी लगती है। और ये ड्राइंग किसी और ने नहीं बल्कि नाट ने ही बनाई थी, जिसकी मूवी के स्टार्टिंग में ही डेथ हुई थी और शायद वो उन्हीं के क्लास में पढ़ा करती थी। तब याद अपनी बहन को वहाँ से लेकर निकल लेती है क्योंकि क्लास की सफाई करते करते पहले ही उन्हें देर हो चुकी थी और उनके घर पहुँचते पहुँचते शाम ढल चुकी थी और फिर से उन्हें उसी रास्ते से गुजरना था। तीनों धीरे धीरे रास्ते से गुजरती हैं और जैसे ही वो उस पेड़ के करीब पहुँचती है, इस बार उन्हें उस पेड़ के पास एक क्रीपी सी लेडी खड़ी नजर आती है काले लिबास में, जिसे तीनों देखते ही डर के मारे भागने लगती है। और वो तो पहले ही डरी हुई थी, ऊपर से उनका भाई यॉड आकर उन्हें और भी ज्यादा डरा देता है जो आ रहा था उन्हें पिकअप करने के लिए। और तब इन तीनों में सबसे ज्यादा डर गई थी याम। और ये सब तब इसके बाद घर जाकर थोड़ा अपने डैड से डांट खाती है लेट होने के लिए और फिर गाड़ी से रात में निकल लेती है फेयर के लिए खुशी खुशी। और प्रेयर्स के बाद ही ये लोग सब मजे करने के लिए जाते हैं अम्यूजमेंट पार्क में। और तब ये को कॉटन कैंडी दिलाने के बाद ये लोग जायंट व्हील का मजा लेने के लिए जाते हैं, जबकि धीरे धीरे याम की तबीयत बिगड़ने लगी थी और उसे बहुत ज्यादा खांसी आ रही थी, लेकिन वो ये पल मिस नहीं करना चाहती थी। लेकिन ये बहनें जब मजे कर ही रही होती हैं कि तभी ये की नजर नीचे खड़ी एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जो उंगली दिखाकर उन्हीं की ओर इशारा कर रही थी। ये तब उस क्रीपी सी बुढ़िया को देखकर एकदम से ही पैनिक करने लगती है और उस डरावनी सी औरत को सिर्फ ये नहीं देखा था बल्कि याम ने भी देखा था, लेकिन उनके नीचे आते आते वो गायब हो गई थी। और याम को तब इसके बाद से ही चक्कर सा आने लगता है और उसकी बिगड़ती तबीयत को उसके पेरेंट्स भी नोटिस करते हैं, इसलिए वो यॉस को उसे क्लिनिक ले जाने के लिए बोल देते हैं। और जब सुबह यॉस याम को क्लिनिक से घर लेकर आ ही रहा होता है कि उनका बड़ा भाई याक तब उन्हें वहीं पर मिल जाता है जो घर ही आ रहा था। और यॉस के बर्ताव से हमें ऐसा लगता है कि यॉस उससे नाराज है क्योंकि वो उन्हें छोड़कर चला गया था और उसके हिस्से का काम भी यॉस को ही करना पड़ता था गधों की तरह। लेकिन फिर भी यॉस की नाराजगी से याक को कोई फर्क ही नहीं पड़ता
वो फिर भी अपने नाराज भाई के लिए एक लाइटर लाया था गिफ्ट के तौर पर, और तब वही ड्राइव करके उन्हें घर भी ले आता है। उसके पेरेंट्स तब उसे देखते ही खुश हो जाते हैं कि एक और लेबर आ गया काम कराने के लिए, और अक्सर किसान के बेटों के साथ यही होता है। तब रात को जब सब हंसी खुशी डिनर कर ही रहे होते हैं कि याम के सर में अचानक से दर्द होने लगता है, इसलिए यार तब उसे उसके कमरे तक ले जाती है। जिसके बाद रात में जब याम सो रही होती है, उसके रूम का विंडो खुल जा रहा होता है बंद करने पर भी, और सेकेंड टाइम जब वो विंडो बंद करने जाती है तब हम उसके साइड में एक भयानक सी एंटिटी को देख पाते हैं, और इसके तुरंत बाद ही याम कमरे से बाहर चली जाती है। और वैसे तो वो बिना यार के कहीं भी नहीं जाती थी रात में, इसलिए यार तब उसके पीछे पीछे जाती है कि आखिर बात क्या है। और याम तब उस वक्त कोई चीज खा रही होती है, और उसके मुंह में उस वक्त खून लगा हुआ होता है, जैसे वो कोई जीव जंतु खा रही थी। और यार तब समझ ही नहीं पाती कि अगर इसे भूख लगी थी तो इसने बिना पकाए आखिर खाया क्या, और इसका तो याम जवाब भी नहीं देती। और उसी वक्त यार को एक क्रीपी सी विस्परिंग आवाज सुनाई देती है, और वो तुरंत ही बेड पर गिरकर अनकॉन्शियस हो जाती है। और सुबह उसकी नींद तब खुलती है जब मन नाम का एक वर्कर काम पर आने से इनकार कर देता है, और उस वक्त उसके पिता और उसकी बहस चल रही थी। तब याक आकर मसले को सुलझाने की कोशिश करता है और उससे अकेले में ले जाकर पूछता है कि आखिर बात क्या है। और जब वो पूछकर वापस लौट कर आता है तब वो अपने भाइयों का हाथ बटाता है, क्योंकि मन अब काम पर नहीं आएगा। और यहाँ कमरे में याम बहुत ही ज्यादा वियर्ड बिहेव करने लगी थी। यार जब उसे प्यार से घूमने के लिए चलने के लिए बोलती है, वो उसे बदतमीजी से बात करती है, और नन्ही ये को गालियां देकर वो उसे अपने मसाज करने के लिए बोलती है। और यार तब उसे डांटती है अपनी छोटी बहन से इसे बदतमीजी से बात करने के लिए। तो याम अपनी मॉम से कंप्लेन करती है यार के बारे में कि ये मुझे जबरदस्ती घूमने चलने के लिए बोल रही है जबकि मैं बीमार हूँ, जिससे उल्टा याट को ही डांट पड़ जाती है। और वो तब याम के इस बिहेवियर से बाहर जाकर रोने लगती है, इसलिए ये भी उसके पास आ जाती है, क्योंकि याम के पास उसे डर लग रहा था, क्योंकि कल रात को याम ये को क्रिपीली घूर रही थी, इसलिए वो याट के साथ सोना चाहती थी। और याम ये को जिस तरह से घूर रही थी, ये ड्राइंग तो बिल्कुल नाट की ड्राइंग से मैच कर रही थी। और यार तब इसके बाद एकदम से डर जाती है और अपनी मॉम से भी इसके बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें उस दिन किसी काम से बाहर जाना था अपने हस्बैंड के साथ एक रात के लिए, और घर को संभालने की जिम्मेदारी अब यार की थी। सब तब अपने पेरेंट्स को विदा करते हैं और सारे भाई तब एक प्राइवेट फैमिली मीटिंग करते हैं। याक तब अपने भाइयों से पूछता है कि क्या मेरे जाने के बाद इस गाँव में कोई मिस्टीरियस चीज घटित हुई थी। तब यॉट कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, लेकिन यास को यह लगने लगता है कि याम ठीक होने के बजाय और भी ज्यादा बीमार होती जा रही है, जो चिंता का विषय है। तब ये बात सुनते ही याद अंदर आ जाती है, जो उनकी बातें बाहर से सुन रही थी, और उन्हें बताती है कि कल रात उसने एक औरत की क्रीपी सी विस्परिंग की आवाजें सुनी, लेकिन ये आवाजें किसी और ने नहीं सुनी, क्योंकि सब गहरी नींद में सो रहे थे। और याक इस बारे में इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि मन ने भी इसी विस्परिंग की आवाज का जिक्र किया था उससे, इसीलिए वो काम पर नहीं आना चाहता था खतरे का अंदेशा देखकर। और उसने तो याक को उसकी फैमिली पर नजर रखने के लिए भी बोला था। और तब याक के सिवाय इस बात को सीरियसली कोई ले भी नहीं रहा था, लेकिन याक को अब याम की बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगी थी। तब उस रात को भी जैसे ही याम उठती है, वो क्रीपी सी विस्परिंग आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, जिससे यार को बेहोशी सी महसूस होने लगती है। लेकिन यार तब अपने आप को होश में रखने के लिए अपने हाथों को बाइट करने लगती है ताकि वो बेहोश न हो जाए। और जैसे ही उसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ आती है, वो अपने भाइयों को ये बात बताने के लिए जाती है कि याम घर से बाहर चली गई है, लेकिन उसके तीनों ही भाई अपने कमरे में थे ही नहीं। और यहाँ ये डर के मारे जाग जाती है थर्ड की आवाज सुनकर, और ये आवाजें लगातार आ रही थी उनके घर में। ये तब बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए यार उसे हिम्मत देकर क्लोजेट के अंदर बंद कर देती है ताकि वो सेफ रहे, क्योंकि यार को याम को ढूंढने जाना था। तब जैसे ही यार मेन रोड पर पहुंचती है, वो देखती है कि उसके तीनों ही भाई हथियार लेकर किसी को ढूंढने में जुटे हुए थे। और तभी यार को पेड़ों के बीच से वही बरगद के पास वाली एंटिटी नजर आती है, जिसे याक बार बार शूट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अच्छा हुआ उसने याम को नहीं शूट किया। तब यस दूसरी ओर से बेहोश याम को लेकर आ जाता है, और इसके बाद ये लोग घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। और याम जब होश में आती है, उसके पेट में बहुत ही भयानक दर्द हो रहा था, और उस वक्त रात के 2 बज रहे होते हैं। तब यार उनके पास जाकर पूछती है कि आखिर हुआ क्या था। तब हम देख पाते हैं कि ये इंसिडेंट होने से पहले तीनों भाइयों ने ये डिसाइड किया था कि आज रात वो ड्रिंक करेंगे और जागते ही रहेंगे, ताकि यार की बताई हुई वो स्ट्रेन से विस्परिंग आवाज वो भी सुन सके। लेकिन ये दोनों भाई पहले ही सो चुके थे, और सिर्फ याक ही उस वक्त जाग रहा होता है। और तब अचानक से सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और रेडियो भी चालू हो गया था। तब याक को घर से बाहर जाते हुए नजर आती है।
लेकिन इससे पहले कि वो उसे रोक पाता, उसे वही विस्परिंग की आवाजें सुनाई देने लगती है और वो एकदम से बेबस हो जाता है। उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वो याम को घर से बाहर जाता हुआ देख ही रहा था और कुछ भी नहीं कर पाता। तब उसने खुद को होश में लाने के लिए एक लैंप की आग में अपना हाथ डाल दिया और दोनों ही भाइयों को होश में लाया और वो तब याम को ढूंढने लगे। तब याम उन्हें नजर आए बैम्बू ग्रुप के पास, जो उन्हें देखते ही बेहोश हो गई। याक को तब जैसे ही वो क्रीपी सी एंटिटी नजर आई, उसे उसने इंसान समझकर तमाम बार शूट करने की कोशिश करी, लेकिन वो कोई इंसान थोड़ी न था। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद ही यार्ड वहाँ पर पहुंची और जिस एंटिटी को ये लोग डिस्क्राइब कर रहे थे, यार्ड ने उसे पहले ही देखा था उस श्राइन के पास, जो बात वो अपने भाइयों से बता देती है। और वो श्राइन उस वक्त अबैंडन कर दिया गया था, वहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। और तब उस रात मीटिंग खत्म करने के बाद ये सब सोने चले जाते हैं और सुबह यार्ड जब याक के पास आती है, याक यार्ड से कहता है कि यही सारी चीजें नाट के साथ भी घटित हुई थी और इसलिए याक को ही कुछ करना होगा, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनका विश्वास ही नहीं करेंगे। और वो तब अपने बहनों को खुश करने के लिए कुछ पैसे उन्हें दे देता है शेयर करने के लिए। और यहाँ कमरे के अंदर याम का कुछ भी खाने का मन ही नहीं कर रहा होता है पेट दर्द से, और वो तब पैसे भी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है, क्योंकि उसे लगने लगा था कि वो इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगी। तब याम यार्ड से प्लीड करती है कि वो उसके साथ में बाहर घूमने जाना चाहती है, इसलिए यार्ड तब अपनी मॉम से परमिशन लेने के लिए जाती है। और इस दौरान एक क्रीपी सी ओल्ड लेडी, जो उन्हें पैर में उंगली दिखा रही होती है वही वाली, वो याम के कमरे में घुस आती है खिड़की से और उसके आते ही रेडियो खराब हो जाता है और इसलिए यार्ड और उसकी मॉम याम की चीखें ही नहीं सुन पाती। जब वो लेडी याम पर अटैक करती है, वो तब याम पर चढ़कर उसके मुंह के अंदर अपना हाथ डालकर उसका एक दांत ही उखाड़ लेती है और वो याम के उखड़े हुए दांत को अपने मुंह में डालकर निगल ले जाती है। और तब जैसे ही रेडियो बंद होता है, यार्ड और उसकी मॉम याम की आवाज को सुन पाती है और याम की मॉम तब उस लेडी को मारकर घर से बाहर निकालती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इसके बाद टेंस्ड हो जाती है कि आगे क्या होगा। और दूसरी ओर याम के क्योर के लिए एक सार्जे नाम के साइकिक को लेकर घर आ रहा होता है और उनके आते ही उसकी मॉम उन्हें बताती है कि चॉय उनके घर आई थी आज, जिसके बाद से ही याम की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी और अब वो पूरी तरह से पॉजेस्ड हो चुकी थी। और वो सार्ज को देखते ही उन पर थूक कर कहती है कि वो वहाँ से चला जाए, वरना वो तो उसे पूरा का पूरा ही खा डालेगी। सार्ज तब उससे कहते हैं कि तुम चॉय हो, मुझे पता है। तब पॉजेस्ड याम कहती है कि वो चॉय नहीं है, उसे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो तो याम है। और वो ये कहते ही तब उन पर हंसकर ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाती है। और याक तब चॉय का नाम सुनकर शॉक रह जाता है कि आखिर ये है कौन। तब सार्ज रास्ते में जाते जाते उसे बताता है कि चॉय एक तांत्रिक है जो एंशिएंट स्पिरिट्स को अवेकन करती है ब्लैक मैजिक से। और अब तो वो बिल्कुल पागल सी हो गई है ये सब कुछ करते करते, और पता नहीं वो इस गांव में कैसे आ गई। सबको उससे डर लगता है और जब भी किसी फैमिली के साथ ऐसा कुछ भी होता है पैरानॉर्मल, सब यही समझते हैं कि ये चॉय का ही काम है। और इसीलिए ये लोग जा रहे थे उसके रहने की जगह पर उसे खोजने के लिए। और उसकी कुटिया एक घने जंगल में थी और उस वक्त चॉय अपनी कुटिया में कोई भयानक सा ब्लैक मैजिक रिचुअल कर रही थी, उसमें इंटरनल ऑर्गन्स रखकर अपने यूरिन वगैरह को पास करके, जिसके बाद वो उल्टियाँ करके याम के दांत को वापस से अंदर से बाहर निकाल लेती है। और तभी आकर पहुंच जाते हैं याक और सार्ज, लेकिन इसके बाद भी वो याम के दांत को उस टूटे हुए पॉट में डालकर अपना रिचुअल पूरा कर ही लेती है। और इससे पहले कि याक उससे कुछ पूछ पाता, वो खुद ही एक बैम्बू में जाकर अपना आँख फोड़कर खुद को मार डालती है उनके सामने ही। और अब वो एंटिटी जिसने चॉय को अपना होस्ट बनाया था, वो अब किसी और को अपना होस्ट बना चुकी होगी, इसलिए चॉय ने सुसाइड कर लिया। और किसी भी इंसान को अपना होस्ट बनाने के लिए उस एंटिटी को चाहिए उस इंसान का दांत, जो चॉय उस एंटिटी को सौंप चुकी थी। और शायद याम ही उसकी होस्ट है और उन्होंने आने में देरी कर दी, लेकिन फिर भी सार्ज ये उम्मीद करता है कि काश वो याम ना हो। और वो याक को याम पर रात में नजर रखने के लिए बोलता है कि अगर वो रात में पॉजेस ना हुई तो वो उस एंटिटी की होस्ट नहीं है। और घर पहुंचकर वो यार्ड और ये को अपने कमरे में सुला देता है और ये तीनों भाई तब रात में याम के कमरे के बाहर पहरा देते हैं। लेकिन जैसे ही रात के 2 बजते हैं, वो विस्परिंग की आवाजें आना फिर से शुरू हो जाती है और जब तक ये लोग अपने हाथ को फ्लेम तक पहुंचा पाते, याक को छोड़कर दोनों ही भाई बेहोश हो जाते हैं। और यहाँ कमरे में यार्ड किसी तरह अपने हाथ को बाइट करके खुद को होश में रखने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही याम कमरे से बाहर निकलकर उनकी ओर बढ़ती है, याक देखता है कि वो विस्परिंग की आवाज पॉजेस्ड याम ही कर रही है।
और वो भी तब याम को देखते देखते बेहोश होने लगता है और फ्लेम तक पहुंच ही नहीं पाता। जिसके बाद ही याम घर से बाहर निकल जाती है और आवाजें आना बंद हो जाती है और याम के बाहर जाते ही याद आकर याक को थप्पड़ मारकर जगाती है और याक तब सारे ही भाइयों को लात मारकर जगाता है और ये तीनों भाई तब याक को कमरे के अंदर दरवाजा लॉक करके अंदर रहने के लिए बोलते हैं और खुद याम को ढूंढने निकल जाते हैं। लेकिन इनके फादर इनके रास्ते में आ जाते हैं कि भूत वगैरह कुछ भी नहीं होता। लेकिन तभी वह एंटिटी अपना रंग दिखाती है और वो बड़ी क्रीपीली हंसने लगती है और छत पर भी तोड़फोड़ करने लगती है, जिससे कि पूरे घर में भूचाल आ जाता है। जिसके बाद ही इनके फादर कन्विंस्ड होते हैं और ये तीनों भाई तब याम को ढूंढने के लिए अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं और याक तब जाता है खेत में, जहाँ पर वो स्पिरिट बार बार याक का नाम लेकर उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी और उसी वक्त उसकी मॉम उसके रास्ते में आ जाती है और वो तब अंधेरे में उन्हें देख ही नहीं पाता और एंटिटी समझकर उन्हें शूट कर देता है, जिसका उसे बहुत ही ज्यादा अफसोस होने लगता है। लेकिन ये असल में वही एंटिटी थी जो अपने गर्दन को वापस से फिक्स करके याक के पीछे दौड़ने लगती है बड़ी क्रीपीली। और जैसे ही याक बुलेट्स लोड करके उसे दोबारा से शूट करता है, वो एकदम से गायब हो जाती है और याक तब उसे चैलेंज करता है कि दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। और तब वो जैसे ही खेत से बाहर निकलता है तभी उसकी मॉम आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और याक तब उसे वही स्पिरिट समझकर गोली चला देता है। लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि उसके भाई ने आकर बंदूक के नाली को ऊपर की ओर कर दिया और उसकी मॉम बच गई, वरना वो स्पिरिट तो यही चाहती थी कि याक अपने मॉम को मार डाले। शायद इसीलिए उसने याक की मॉम का रूप लिया था। और यहाँ याक के कमरे के बाहर याम की आवाज में कोई उसे डोर ओपन करने के लिए बोल रहा था, लेकिन याम कभी याक को उसके नाम से नहीं बुलाती थी, इसलिए वो समझ जाती है कि वो याम नहीं है। और याम तो बाहर है बेहोशी की हालत में, जिसे उसके भाई लेकर आ रहे हैं और उन्हें वो एक स्पेस से देख पा रही थी, लेकिन ये इस चीज को नहीं जान पाती और वो तब नींद में उठती है और बस डोर ओपन ही करने वाली होती है कि याद उसे पीछे खींच लेती है और याद तब उससे कहती है कि तुम मेरी बहन नहीं हो। तब वो स्पिरिट कहती है कि अच्छा तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं खुद ही खोल लेती हूँ। तब एक डरावना सा हाथ डोर के लैच तक अपना हाथ पहुंचा ही चुका था कि तभी याद की मॉम उसे बुलाने लगती है और दोनों की तो पहले ही डर के मारे हालत खराब थी। ये दोनों उनकी आवाज सुन ही नहीं पाती, लेकिन जब उन्हें ये रियलाइज होता है वो जाकर डोर ओपन करती है। तब दूसरी सुबह सार्ज अपने साथ मिस्टर पुत को लेकर आते हैं, जो काफी वेल नोन पावरफुल साइकिक थे और वो तब घर के अंदर जाने से पहले आसपास की नेगेटिविटी की जांच करते हैं, खास तौर से उस बैम्बू ग्रोव के पास जहाँ पर याम बार बार बेहोश मिलती है उन्हें। और वो तब बाहर ही घूम रहे होते हैं और अंदर जा ही नहीं रहे थे और ये चीज देखते ही याक का पारा एकदम से चढ़ जाता है और वो एकदम एग्रेसिव बिहेव करने लगता है। इसलिए मिस्टर पुथ उससे कहते हैं कि ये एनर्जी संभाल कर रखो और खुद पर कंट्रोल करो, आगे बहुत कुछ आने वाला है। जिसके बाद मिस्टर पुथ घर के एंट्रेंस पर एक होली सिंबल बनाते हैं एक रेड कलर की पेस्ट से और फिर जाते हैं याम के पास और उस स्पिरिट को याम के शरीर को छोड़ने की धमकी देते हैं। तब पॉजेस्ड याम अपना एक दूसरा ही रूप दिखाती है उन्हें और एकदम से इनोसेंट बिहेव करने लगती है और अपनी मॉम को अपने पास बुलाने लगती है, जैसे वो पुत से डर रही थी। और मिस्टर पुत तब उसके इस मैनिपुलेटिव बिहेवियर को देख याक को उसे पकड़ने के लिए बुलाते हैं ताकि वो याम के माथे पर वो रेड कलर का पेस्ट लगा सके। और वो पेस्ट लगाते ही तब याम की पूरी बॉडी ही कांपने लगती है। अब वो स्पिरिट कमजोर हुई थी, लेकिन उसने याम की बॉडी को छोड़ा नहीं था और वो तब रो रो कर अपनी मॉम को बुलाने लगती है। और जैसे उसकी मॉम भी उस स्पिरिट के वश में हो गई थी, वो सबको ढकेल कर याम को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाती है और मिस्टर पुत को वहां से भगाने लगती है। और इसके बाद तो उसके डैड भी एकदम से ही वायलेंट हो जाते हैं और याम को पीटने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तब मिस्टर पुत सबका ये बिहेवियर देखकर सबको कमरे से जाने के लिए बोलते हैं। याम को उसकी माँ के साथ छोड़कर वो समझ चुके थे कि इस स्पिरिट ने भले ही याम को पॉजेस किया है, लेकिन ये एक मास्टर मैनिपुलेटर है, इसने तो पूरी फैमिली को ही अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया है और इसीलिए सब अपना आपा ही खोए जा रहे हैं। इसलिए मिस्टर पुत सबको उस बैम्बू ग्रोव के पास लेकर आते हैं, क्योंकि दिन में वो एंटिटी कमजोर रहती है और वो इस वक्त चुप बैठी होगी। और वो तब याक से पूरे बैम्बू ग्रुप को काटने के लिए बोलता है। और तब जैसे जैसे ये लोग उन सारे बैम्बूस को काटते हुए ग्रुप के मिडल में पहुंचते हैं, उन्हें उसके अंदर से बड़ी तेज बदबू आने लगती है, क्योंकि वहाँ पर उस एंटिटी ने काफी सारे ह्यूमन ऑर्गन्स रखे हुए थे जो उसके शिकार के थे और ऑर्गन्स में तब भी जान थी। तब मिस्टर पुत उनसे बताते हैं कि इससे उस स्पिरिट को ताकत मिलती है और वो इससे कनेक्टेड है। तब जैसे ही यॉर्ड उनमें से एक ऑर्गन को डंडे से टच करता है, पॉजेस्ड याम वहाँ पर दौड़ती हुई चली आती है और उस वक्त उसे कोई रोक भी नहीं पाता।
सिवाय याक के। तब इससे पहले कि वो वहाँ तक पहुँचती, मिस्टर पूत उन सारे ऑर्गन्स को आग के हवाले कर देने के लिए कहते हैं और याम के माथे पर वो उस पेस्ट को लगाकर उसे शांत कर लेते हैं और उन ऑर्गन्स के जल जाने के बाद वो अपने तलवार को जमीन में धंसा देते हैं, जिससे कि वो स्पिरिट कुछ पल के लिए याम के शरीर को छोड़ देती है। जिसके बाद मिस्टर पूत याम को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का वो सफर आसान नहीं होगा क्योंकि असली पड़ाव तो अभी बाकी है, क्योंकि शाम ढलने ही वाली थी और वहाँ तक ड्राइव करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंड और हिम्मती इंसान की जरूरत थी, जो सिर्फ याक था। तब यास, उसके डैड और ये घर पर ही रुकते हैं और बाकी सब उस गाड़ी पर सवार हो जाते हैं। और तब रास्ते में याक मिस्टर पूत से पूछता है कि ये एंटिटी आखिर है कौन। तब मिस्टर पूत कहते हैं कि ये सेंचुरीज पुरानी घावल से भी वर्स्ट स्पिरिट है। मतलब घावल जो होते हैं वो कॉप्स पर फीड करते हैं, लेकिन ये उनसे भी वर्स्ट है। और मोस्टली नॉर्मल स्पिरिट्स जो होते हैं वो कमजोर डरे हुए बच्चों को ही टारगेट करते हैं, लेकिन ये एक सुपीरियर स्पिरिट है जो हेल्दी और बिना इंजरी वाले बच्चे को ही चुनते हैं, और खास तौर से उन्हीं बच्चों को जो मौत को मात दे चुके हो। और उसने याम को इसलिए चुना क्योंकि याम ने बचपन में मलेरिया को मात दिया था, जब सबको लग रहा था कि वो मर ही जाएगी, और यही बात उसे सुपीरियर बनाती है। और इसीलिए उस एंटिटी ने चोय को छोड़ा और याम का शिकार किया। और नाट तो सिर्फ एक ट्रायल बच्ची थी मेन कोर्स से पहले। तभी यॉर्ड नोटिस करता है कि फॉग बहुत ही ज्यादा हैवी होता जा रहा है, और सार्स तब इसके बारे में कहता है कि ये सिर्फ एक हेलुसिनेशन है और इस दौरान तुम जो कुछ भी देखोगे वो हकीकत नहीं होगा, सिर्फ तुम्हें दिखेगा, और आंखें बंद कर लेना ही इसका ठीक उपाय होगा। तब मिस्टर पूत याक से पूछते हैं कि तुमने वो सेक्रेट बुलेट्स तो संभाल कर रखे हैं ना। तब याक अपने रिवॉल्वर को निकाल लेता है क्योंकि वो एंटिटी वापस से अपने पावर्स गेन कर रही होती है। मिस्टर पूत तब होश में आती याम को शांत करने की कोशिश करते हैं। तभी याक हेलुसिनेट करने लगता है कि पूरी गाड़ी अचानक से खाली हो गई है और वो अकेला ही ड्राइव कर रहा है, और यही याक का असली इम्तिहान था। और यहाँ दूसरी ओर यार्ड खुद को सड़क के किनारे खड़ी देखती है, और दूसरी ओर बहुत सारे क्रीपी स्पिरिट्स याक का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन याक रैश ड्राइविंग करते हुए सबको उड़ाता हुआ चला जाता है। और तभी एक स्पिरिट यार्ड, यॉस और सार्ज के पीछे पड़ी थी गाड़ी के ऊपर चढ़कर। तब सार्ज उनसे कहता है कि अगर हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो वो स्पिरिट्स हमें नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये उपाय काम नहीं करता। और यहाँ दूसरी ओर याक तब अपनी फैमिली को भी सामने से उड़ाता हुआ चला जाता है गन शूट करते हुए, जिससे कि वो गाड़ी वाली स्पिरिट भी भाग जाती है। लेकिन ये उनके सफर का अंत नहीं था। भले ही वो खुश हो रहे थे क्योंकि याम वापस से होश में आ गई थी और वो विस्पर करके सबको बेहोश कर देती है, और मिस्टर पूत भी तब बेबस होने लगे थे। और जब वो उसके माथे पर वो सेक्रेट पेस्ट लगाकर उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, याम उनकी फिंगर को ही नोच डालती है और स्टीयरिंग को घुमाकर कार क्रैश करवा देती है, जिससे मौके पर ही मिस्टर पूत की डेथ हो जाती है एक ट्री ब्रांच से टकराने की वजह से। और बाकी सब सड़क पर पड़े हुए थे जिसे याम इकट्ठा कर रही होती है मारने के लिए। और जब होश में आने के बाद याक अपनी रिवॉल्वर ढूंढने लगता है, तब याम उसे दिखाती है कि ये तो मेरे पास है, और वो तब तुरंत ही उससे सार्ज को शूट करके खत्म कर डालती है और बाकियों को भी खत्म करने के लिए पॉइंट कर रही होती है। तब याक उससे कहता है कि तुम उसे मत मारो, पहले मुझे मारो, जिससे कि वह एंटिटी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे मारने के लिए उसके पीछे जाती है। और याक तब होश में आई यार्ड से इशारा करता है कि वो मिस्टर पूत के तलवार को उसकी ओर फेंके, और वो तब जैसे ही दौड़कर याम के पास पहुंचता है, वो उस तलवार से याम को हट कर देता है क्योंकि उस एंटिटी को वही होस्ट पसंद थे जिसकी बॉडी पर कोई इंजरी न हो, इसलिए उसने याम को इंजर्ड कर दिया। तब तुरंत ही जैसे ही वो स्पिरिट याम की बॉडी को छोड़कर बाहर आती है, याक उसे उन सेक्रेट बुलेट्स से शूट करके उसका काम तमाम कर डालता है। सीन शिफ्ट होती है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। याम होश में आ गई थी लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता और याक इंजर्ड बाहर बैठा हुआ था। और तब उन भाइयों के बातों से हम ये जान पाते हैं कि सार्ज ने उसकी मॉम को उसे लेटर भेजकर बुलाने के लिए बोला था, गांव में उस फैले हुए कर्ज की वजह से। और यहाँ यार्ड तब याम के पास बैठकर उससे प्रॉमिस कर रही होती है कि वो उसके ठीक होने तक उसका सारा काम करेगी, लेकिन शाम ढलने तक याम कहने लगती है कि क्या तुम हमेशा के लिए मेरे हिस्से का काम करती ही रहोगी। तब यार्ड इस बात को समझ ही नहीं पाती, और जैसे ही वो हाँ कहती है, याम फिर से पॉजेस हो जाती है और अपने दांत को उखाड़ लेती है अपने ही हाथों से, जो देख यार्ड एकदम से घबरा जाती है। और तुरंत ही तब याम का पेट नाट की ही तरह फूलने लगता है, और तब काफी सारी ब्लीडिंग होने के बाद याम की भी डेथ हो जाती है। तभी यार्ड खिड़की के बाहर उसी एंटिटी को खड़ा देखती है जो अचानक से गायब हो जाती है, और याक के इतनी कोशिशों के बाद भी वो अपनी बहन को ना बचा सका।
क्योंकि मिस्टर पुत ने कहा था कि ये एंटिटी अपने शिकार पर कभी गिव अप नहीं करती। लेकिन उन्होंने याम को बचाने की तब पूरी कोशिश करी थी और वैसे तो वह एंटिटी याम को अपना होस्ट बनाती, लेकिन याक ने याम को घायल कर दिया था और शायद इसीलिए अब उस एंटिटी को याम की जरूरत नहीं थी। वो अब उसकी होस्ट बनने के लायक नहीं थी, इसलिए उसने याम को खत्म कर डाला। लेकिन इस बात पर भी गौर करने लायक है कि उसने जरूर अपने लिए एक नया होस्ट चुना होगा, इसीलिए उसने याम को खत्म कर दिया। और याम को मारने के बाद हो सकता है कि उसने याड को या यी को अपना शिकार बनाया हो, क्योंकि उन लोगों ने भी उस एंटिटी को देखा था। और तब क्रिमेशन के बाद याक तब गुस्से में आकर उस एबैंडन्ड श्राइन को तोड़ डालता है और उसे आग के हवाले कर देता है और हमें ये बताकर जाता है कि ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और तब इसी के साथ हम अपने एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।